प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 की सेकेंड वेव के प्रोटोकॉल के तहत माननीय आयुक्तालय के निर्देशानुसार दूसरी वेव की तरह ही दोबारा आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला है। लंबे अंतराल के पश्चात क्लासें भी नहीं हो पाई और क्लासों का जो सुचारू रूप से कार्य चलना चाहिए वो कहीं न कहीं कोरोना के खौफ से सीमित मात्रा में हो पाई। इस दृष्टिकोण से आपसे दोबारा मुखातिब होने का अवसर का लाभ उठाते हुए आज जो बीच में छोड़े गए चैप्टर में से या जो क्लासें नहीं हो पाई उसकी पूर्ति के लिए दोबारा मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। आज हम ग्राम पंचायत के पश्चात देश में गांधी जी का जो सपना था कि गांव में बैठा व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि मेरा भी सरकार में, शासन में योगदान है। इस दृष्टिकोण से ग्राम स्वराज की जो संकल्पना थी उसको साकार करने के लिए प्रारंभ में बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय फॉर्मूला दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के प्रयासों से 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति और 73वां संविधान संशोधन में सुझाई गई पंचायत राज की त्रिस्तरीय संरचना का मध्यवर्ती जो सोपान है वह पंचायत समिति है, वह पंचायत समिति कहलाता है। वर्षों से कोई सरकार, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद तथा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन ग्रास रूट लेवल, जो ग्रास रूट लेवल का शासन है या ग्रास रूट लेवल का जो विकास है वह 25-25 वर्षों तक नहीं करवा। बिहार एक ऐसा उदाहरण है जहां 25 वर्षों तक चुनाव संपन्न ही नहीं हो पाए। सरकार में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि स्थानीय प्रशासन का वो चुनाव करवा ले, क्योंकि मुखिया का चुनाव मुझका सवाल था कि कौन मुखिया बनेगा गांव में। और वर्षों से एक ही जाति, जहां जाति का बाहुल्य है, एक ही व्यक्ति के परिवार से प्रधान, कईयों का नाम तो प्रधान ही हो गया। हमारे खंडेला क्षेत्र में हनुमान सिंह जी आ रही हैं, उनका नाम प्रधान ही हो गया क्योंकि वर्षों से 20-25 सालों से प्रधान रहे। यानी एक जाति और एक परिवार का ही नाम मुखिया हो गया, जिला प्रमुख हो गया, सरपंच हो गए। इसलिए राजीव गांधी की जो एक दूरगामी सोच थी कि हम इन गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी या गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी उसको साकार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने 73वां संविधान संशोधन जो आज 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1993, सॉरी 24 अप्रैल 1993 को चर्चा की गई और आज ही के दिन 24 अप्रैल 1994 को
संविधान संशोधन लागू करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो स्थानीय प्रशासन है, उसको अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों में था उससे हटाकर संवैधानिक मान्यता दी। अब इनका कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं। यह संविधान में संशोधन किया गया कि जो राज्य सरकारों में जो अनुच्छेद 40 भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें उल्लिखित था कि राज्य सरकारें इनकी व्यवस्था करें, स्थानीय शासन की देखभाल है वो राज्य सरकारें हैं। क्योंकि स्थानीय जो शासन था वह राज्य सूची का विषय रहा और राज्य सूची का विषय आज भी है, किंतु केवल नीति निर्देशक तत्वों में ही, जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर रखा था उसके माध्यम से आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए राज्य सरकारें अपनी मन मर्जी से कभी भी डिजोल्व कर सकती थी स्थानीय शासन को। ऐसा लगता है कि हाँ अब चुनाव नहीं हो सकते तो चुनाव नहीं करवाना, और उनको लगता था कि अब चुनाव करवा सकते हैं, अपनी सत्ता में आ सकते हैं, तो उन्होंने चुनाव करवाया। तो मनमर्जी को दूर करने के लिए तात्कालिक जो प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी ने 73वां संविधान संशोधन करवाया। इस दृष्टिकोण से अब 5 वर्ष से पहले चुनाव करवाने आवश्यक हैं, इसलिए 5 वर्ष से अधिक नहीं ये संविधान में स्थान दिया गया। 5 वर्ष से पहले पहले इनकी व्यवस्था करनी है, चाहे राज्य सरकार उसके लिए कहीं भी सुरक्षा बल की व्यवस्था करें। आज बिहार में लगातार चुनाव हो रहे हैं, उस समय जो बिहार में चुनाव संपन्न नहीं करवाए जा रहे थे। इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि पंचायत राज की जो इंस्टीट्यूशन है, PRI हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके चुनाव संपन्न करवाने आवश्यक है। इसलिए संपूर्ण देश में विभिन्न राज्यों के लगभग 45,000 पंचायत समिति कार्य कर रही है और वर्तमान में राजस्थान में 291 पंचायत समिति कार्यशील है। और खंड विकास की रचना है वो ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। जो खंड विकास अधिकारी BDO जो RS अलाइड का अधिकारी होता है, और अब तो राजस्थान ग्रामीण सेवा अलग से एक पंचायत राज की एक प्रशासनिक सेवा निर्धारित की गई है, जिसको हम राजस्थान ग्रामीण सेवा कहते हैं, जो RRS के नाम से जानी जाती है, जो BDO कहा जाता है। पंचायत समिति की जो रचना है वो खंड स्तर पर की जाती है और पंचायत राज का प्रवर्तन के पश्चात ग्रामीण विकास को गति देने की दृष्टि से निश्चय ही है प्रत्येक जिले की कुछ विकास खंडों में विभक्त कर रखा है और विकास खंडों की रचना गठन करने का आदेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। विकास खंड नामक यह इकाई तहसील नामक राजस्व इकाई के भौगोलिक क्षेत्र से कुछ मिलती जुलती है, यद्यपि दोनों का क्षेत्राधिकार और भौगोलिक आकार एक जैसा नहीं है। तहसील जहां अनन्य रूप से नागरिकों के राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती है, वहीं विकास खंड को नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए नियोजन और योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला मुख्य तंत्र बनाया गया है। राजस्थान के विकास खंड का भौगोलिक क्षेत्र तहसील के भौगोलिक आकार से किंचित अधिक है। अब दोनों को समान करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में जो संरचना है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधान, जो पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, जैसा कि 24 अप्रैल 1994 में इसका प्रारंभ किया गया है, आज ही के दिन, तो उनकी ये मंशा रही है कि स्थानीय शासन को कितना सशक्त बना जाए। आज भी वित्त की दृष्टि से इनको कमजोर है, केंद्र द्वारा राज्य द्वारा ऋण अनुदान दिया जाता। आज भी ये संस्थाएं केवल वित्तीय दृष्टि से कमजोर हैं, क्योंकि ये संस्थाएं कहीं चुनाव नहीं हारने के डर से या भय से कोई कर
जनता पर प्रत्यारोपित नहीं करते, क्योंकि लगता है कि मुझे अगले चुनाव में मैं नहीं जीत पाऊंगा। इस दृष्टि से ये संस्थाएं कमज़ोर हैं। अपने खुद के वित्तीय संसाधन जब तक ये संस्थाएं नहीं डेवलप करेंगी, तब तक ये संस्थाएं राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अनुदान पर निर्भर रहेंगी, जो एक बहुत बड़ी कमजोरी है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ही जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित करेगा, और इस रूप में घोषित प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, जो संपूर्ण खंड पर अधिकारिता रखेगी। ये एक तरह से प्रावधान है पंचायती राज अधिनियम 1994 को। इस प्रकार गठित पंचायत समिति अपने क्षेत्र के किसी भाग में अपना कार्यालय रख सकेगी। प्रत्येक पंचायत समिति राजपत्र में अधिसूचित नामक एक निगमित निकाय है। क्या है? प्रत्येक पंचायत समिति राजपत्र में, गजट में अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार है और सामान्य मुहर है, और इस अधिनियम या अन्य विधि के द्वारा अधिरोपित निर्बंधों शक्तियों के अधीन रहते हुए संपत्ति अर्जित, धारित और प्रशासित और अंतरित करने और कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम होगी। ये इसकी अधिकारिता है। उसके नाम से ये वाद चला सकेगी, उस पर वाद चलाया जा सकता है। राज्य सरकार को अधिनियम द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह स्वयं प्रेरणा से पंचायत समिति के निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित 1 माह के नोटिस के पश्चात किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पंचायत समिति का नाम, कार्यालय, स्थान परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य में गठित की जाने वाली किसी पंचायत समिति की निम्नांकित सदस्य होंगे। इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो इस अधिनियम को अवधारित किया जाए। पंचायत समिति क्षेत्र में राज्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सभी सदस्य, इन सदस्यों को प्रधान या उप प्रधान के निर्वाचन और हटाए जाने के अतिरिक्त पंचायत समिति की सभी बैठकों को मत देने का अधिकार भी होगा। यानी प्रधान और उप प्रधान को निर्वाचित करने और हटाए जाने या पदच्युत करने के अतिरिक्त पंचायत समिति की जितनी बैठकें होती हैं, उसमें जो एमएलए हैं उनको सभी बैठकों में मत देने का अधिकार भी होगा। पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायतों के अध्यक्ष अर्थात सरपंच भी सदस्य होंगे। राज्य सरकार नियम बनाकर प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का इस प्रकार विभाजन करेगी। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का व्यवहार्य हो और संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र समान हो। इस संदर्भ में कहा गया है कि 1 लाख की जनसंख्या वाले 1 लाख तक की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। यानी 1 लाख की जो जनसंख्या पंचायत समिति में अगर, तो 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और जिस पंचायत समिति में जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, उसके प्रत्येक 15,000 के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाएगी। यानी 1 लाख की जनसंख्या तक 15 वार्ड होंगे, इलेक्ट्रोल वार्ड, और पंचायत समिति क्षेत्र में जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15,000 के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि की जाएगी। और इसके जो पंचायत समिति के सदस्य मुख्यतः समझाने के लिए निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य और समस्त पंचायतों के अध्यक्ष सरपंच, ये मुख्य रूप से 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य यानी वार्ड सदस्य जो पंचायत समिति सदस्य हैं, विधानसभा का सदस्य यानी अगर 2 विधानसभाएं लगती हैं वो रहते हैं तो वो सदस्य, और पंचायत समिति के अध्यक्ष यानी सरपंच भी इसके सदस्य होंगे। इसलिए 1 लाख तक की जनसंख्या 15 और 15,000 पर 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि की जाएगी। पंचायत समिति की संरचना, जैसा कि एक मध्यवर्ती ग्राम पंचायत का पंचायत समिति
और जिला परिषद का निर्देश पंचायत समिति को, यानी एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है विकास की दृष्टि से पंचायत समिति कहलाती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज इस मध्यवर्ती इकाई की संरचना राजस्थान के पूर्ववर्ती अधिनियम पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 पर आधारित संरचना को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और अब नवीन अधिनियम 1994 के माध्यम से पंचायत राज समिति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था के रूप में प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था के रूप में अभिकल्पित करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि 1 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत समिति में 15 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 15,000 की जनसंख्या के चुने वाले 2 सदस्यों की वृद्धि करने का प्रावधान निर्वाचित सदस्यों की संख्या में लोकतांत्रिक दृष्टि से वृद्धि करने का संकेत करता है। इस प्रकार पंचायत समिति लोकतांत्रिक रूप से प्रत्यक्षतः चुनी हुई संस्था है। पंचायत समिति की संरचना जो निम्नलिखित चार्ट है, ये जो पंचायत समिति का संगठनात्मक संरचना है वो इसके माध्यम से समझा जा सकता है। पंचायत समिति अर्थात परिषद, इसका जो प्रमुख होता है प्रधान, और इसकी सहायता के लिए उप प्रधान होता है और बाकी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित सदस्यों में सामान्य वर्ग से, अनुसूचित जाति वर्ग से, अनुसूचित जनजाति वर्ग से, जो इनका अनुपातिक दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशनल में जो प्रोविजन है उसके माध्यम से, और अन्य पिछड़ा वर्ग से, और समस्त वर्ग का 50% महिला, यानी इन चारों वर्गों में SC, ST, OBC और जनरल, यानी सामान्य वर्ग नहीं कहा जा सकता, अनरिजर्व, अनारक्षित, इन वर्गों की 50% महिलाएं पंचायत समिति सदस्य होंगे। पंचायत समिति क्षेत्र का विधायक, यानी पंचायत समिति क्षेत्र में अगर 2 विधायक भी रह रहे हैं तो उन दोनों का वोट प्रधान और प्रधान के अलावा नियुक्ति और निर्वाचन और हटाने के प्रावधान के अतिरिक्त सब मीटिंगों में वोट देने का अधिकार भी हो। स्थायी समितियां, प्रत्येक सांगठनिक दृष्टि से जो मुख्य रूप से समितियां काम करेंगी, जिसको स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है, स्थायी समिति बोला जाता है, स्टैंडिंग कमेटी बोला जाता है, उसमें मुख्यतः पहली जो कमेटी है वो प्रशासन एवं स्थापन समिति कहलाती है। ये महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक दृष्टि से प्रशासनिक कार्य और स्थापन संबंधी सारे कार्य ये महत्वपूर्ण कमेटी है। हमारे गांव के पहली बार जो पंचायत राज की चुनाव हुए उसमें पहली बार जो चुना गया, तो चूँकि मेरी उम्र तो कम थी किंतु मैं गैर सरकारी संगठनों में काम करते हुए काफ़ी वर्ष हो गए थे और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो हमने जिताया भी उसको, और तो उसको पहली बार प्रशासन और स्थापन कमेटी में सदस्य बनाया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कमेटी है ताकि हमारे गांव का प्रतिनिधित्व अच्छा हो सके या प्रभावी हो सके, इसलिए प्रशासन एवं स्थापन कमेटी में बनाया गया। दूसरा है वित्त एवं कराधान समिति, विकास और उत्पादन समिति, कार्यक्रम समिति, शिक्षा समिति, समाज सेवा और सामाजिक न्याय समिति, विशेषतः गठित सतर्कता समिति, विजिलेंस से संबंधित। अगला है प्रशासनिक तंत्र। प्रशासनिक तंत्र का जो मुखिया है वो BDO है। जैसे कि आजकल राजस्थान ग्रामीण सेवा का अधिकारी घोषित किया है, चाहे वो ग्राम सेवा अधिकारी हो, चाहे वो भू निरीक्षक हो, वो तो खैर अलग है, चाहे वो खंड विकास अधिकारी हो, सब ग्रामीण सेवा के अधिकारी घोषित किए गए हैं। इसलिए खंड विकास अधिकारी राजस्थान अलाइड का एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। खंड विकास अधिकारी BDO जिसको बोलते हैं, वो प्रशासन
तंत्र चलाने का मुखिया है वही जिम्मेदार है। और उसके नीचे प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम सेवक जिसको हम ग्राम सेवा अधिकारी बोलते हैं आजकल, चतुश्रेणी कर्मचारी इत्यादि। इस प्रकार से ये एक संरचनात्मक ढांचा है पंचायत समिति का, जिसको हम संगठनात्मक संरचना के रूप में अभिकल्पित किया है। और आंतरिक संगठन का इस प्रकार से प्रारूप है। आज के लिए हम इतना ही।